नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने वैदिक संस्कृति के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखें, जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो तो हमें समझने ही है, साथ में जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उनको भी पूरे ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। समझ आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए पूरे ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? देखो दोस्तों, दशराग्य का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो दोस्तों दशराग्य का युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, 10 राजाओं के बीच। अब इसमें क्वेश्चन क्या उठता है कि किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दोस्तों ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया, और प्राचीन काल में रावी नदी को क्या कहते थे? पुरुषणी नदी। तो इसका सही आंसर होगा परुषणी नदी। समझ आया दोस्तों? अब इस युद्ध में विजयी कौन हुआ था? तो इस युद्ध में सुदास विजयी हुआ था। अब ये जो घटना हुई, इस घटना का उल्लेख कहां पर मिलता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आया हुआ है। तो मेरे मित्रों, इस घटना का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, समझ आया? अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो मित्रों इसका सही आंसर है 1/6। आगे बढ़ते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो मित्रों इसका सही आंसर है ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका सही आंसर है धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 35, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पूरे ध्यान से समझें और याद रखें। क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है? तो मित्रों ये एक अभिलेख है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखें कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो मित्रों अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। समझ आया? अब देखो, एशिया माइनर बोगाज कोई में 4 देवताओं का उल्लेख है। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। नासत्य मतलब अश्वनी कुमार। ठीक है, तो इन 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो हमारे ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन है वो मैच करता है। तो इसका सही आंसर होगा एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि इस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। समझ आया? आगे बढ़े। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो मित्रों इसका सही आंसर है ऋग्वेद। अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और जो मैं बोल रहा हूं, जो भी क्वेश्चन मैं बोलूंगा वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको भी पूरे ध्यान से सुने और याद रखें। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ये याद रखना है हमको, आंसर है 3रे मंडल में। दूसरा क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर है विश्वामित्र ने। क्वेश्चन है अगला कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने क्यों की? तो इसका आंसर है लोगों को आर्य बनाने के लिए। समझ आया? तो एक क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन बन गए और हमें ये याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं सारे दर्शन के नाम एवं दर्शनों के प्रतिपादकों का नाम। ठीक है, फिर भी मैं आपको रिपीट कर दूंगा वापस से। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था या न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों गौतम ऋषि। ठीक है, तो गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अब यहां पे आपको और भी नाम दिख रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे। तो देखिए, चारवाक ने चारवाक दर्शन को प्रतिपादित किया था। ठीक है, कपिल ने सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया था। और दोस्तों सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, ये हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो वो है सांख्य दर्शन। ठीक है, जिसके प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी। तो ये जो नाम दिख रहा है आपको जैमिनी, ठीक है, तो ये है पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक। ठीक है, और भी है
वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, और आगे अगर आते हैं तो उनका जिक्र मैं करता जाऊंगा, ठीक है, उनकी चर्चा हम करते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं, मतलब निष्क का मतलब क्या है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्वर्ण आभूषण। आगे बढ़े। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर है पतंजलि, ठीक है। अभी मैंने गौतम का बता दिया था आपको न्याय दर्शन, और जैमिनी का मैंने बताया था पूर्व मीमांसा। अब दोस्तों यहां पे एक नया नाम और है, शंकराचार्य। इनके बारे में हम जान लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे शंकराचार्य के बारे में, तो हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो देखिए शंकराचार्य ये दोस्तों अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रतिपादक हैं, ठीक है, और ये भारत के महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। समझ आया आपको। और इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था, तो ये हमें याद रखना है, इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, ठीक है, और इन्हें भारतवर्ष में, प्राचीन भारत में शंकर का अवतार या शिव का अवतार माना जाता था। समझ आया आपको। और दोस्तों इन्होंने जिन 4 मठों की स्थापना की, अब उन पीठों पर या उन मठों पर जिस व्यक्ति को आसीन किया जाता है उनको भी शंकराचार्य कहा जाता है। समझ आया आपको, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उन 4 मठों की, जिन मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। तो देखो 4 मठ 4 दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो पहला है, हम उत्तर में बात कर लेते हैं, तो वो है ज्योतिर्मठ। तो दोस्तों ज्योतिर्मठ उत्तर में कहां पर है, ये बद्रीनाथ में है, उत्तराखंड में, और चमोली जिले में है, और ये अलकनंदा नदी के किनारे पर है। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है दक्षिण में। दक्षिण में कहां पर दोस्तों, कर्नाटक में चिकमंगलूर जिले में श्रृंगेरी मठ, ठीक है। और दोस्तों ये प्रथम मठ है, तो एग्जाम में अगर पूछा जाए शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्रथम मठ कौन सा है, तो वो है श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ कहां पर, कर्नाटक में। कहां पर, कर्नाटक में, चिकमंगलूर जिले में। अगला है तीसरा पूरब में। तो दोस्तों पूरब में कहां पर, तो पूरब में जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में, कौन सा, गोवर्धन मठ, ठीक है। और लास्ट है हमारा पश्चिम में। तो दोस्तों पश्चिम में है द्वारिका में शारदा मठ। कहां पर है, गुजरात में। और दोस्तों इस शारदा मठ को कालिका मठ भी बोलते हैं। तो मित्रों मैंने 4 मठों के बारे में और शंकराचार्य जी के बारे में आपको विस्तार से बता दिया है। तो शंकराचार्य जी के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बेझिझक अब आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने अच्छे से विस्तार से आपको समझाया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो दोस्तों उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 41 सुमेलित कीजिए। तो हमको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान करना है, ठीक है। तो देखो ऋग्वेद, दोस्तों ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं या श्लोक या सूक्त या ऋचाओं की रचना की गई थी। तो दोस्तों ऋग्वेद का जो हम सुमेलित करेंगे, मिलान करेंगे, वो है स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं, ठीक है। अगला है यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, और दोस्तों ये यज्ञ एवं बलिदान से संबंधित है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन मैच करता है इसमें सूची में सेकंड में, यजुर्वेद से स्रोत एवं कर्मकांड यानी यज्ञ एवं बलिदान की जो विधि लिखी हुई है वो यजुर्वेद में लिखी हुई है। नेक्स्ट है हमारा सामवेद। दोस्तों सामवेद हमारे संगीत का जनक है, ठीक है। तो इसमें संगीत में स्रोत लिखे हुए हैं, तो इसका जो संबंध है सी का वो है संगीत में स्रोत, ठीक है। और दोस्तों ये जो सामवेद है वो ऋग्वेद पर ही आधारित है, ये हमें याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि सामवेद किस वेद पर आधारित है, तो वो है ऋग्वेद। और लास्ट है अथर्ववेद। तो दोस्तों आपको पता ही है अथर्ववेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण, साप, रोग निवारण, औषधि, गृह निर्माण, विवाह, प्रणय इत्यादि इन चीजों का उल्लेख है, ठीक है। तो हम ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। हमारा ए करता है 4 से, बी करता है हमारा 2 से, सी करता है हमारा 1 से, और डी करता है हमारा 3 से। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है वो मैच करता है दोस्तों, तो सही आंसर होगा पहला ऑप्शन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, और इस क्वेश्चन से जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए
पहली बात तो यह है कि वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो है सिंध नदी। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि वैदिक साहित्य में, अब देखो वैदिक साहित्य मतलब ये ऋग्वेद में है, इनका उल्लेख ऋग्वेद में। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। ठीक है, तो वो है सिंधु नदी। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा सरस्वती नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो दोस्तों हमें याद रखना है सिर्फ एक बार गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है 3 बार। आपको समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपनिषद काल के राजा अश्वती शासक थे, तो दोस्तों इसका सही आंसर है कैकई देश के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो इसका सही आंसर होगा कठोपनिषद में। तो दोस्तों इनका जो संवाद जो होता है यम और नचिकेता का, वो किस पर आधारित है, तो देखो दोस्तों यम देवता ने नचिकेता को जीवन मृत्यु के सत्य के बारे में ज्ञान दिया था और आत्मा अजर है अमर है इसके सत्य के बारे में ज्ञान दिया था। तो नचिकेता और यम का जो संवाद है वो जीवन मृत्यु के सत्य के ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है वो किस चीज पर आधारित है, किस बात पर आधारित है। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन 45, वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए, तो दोस्तों आपको पता ही है काबुल कहां है, तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, दोस्तों पिछले वीडियो में और इस वीडियो में भी मैं कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूं, अब तो ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा बिल्कुल। तो इसका सही आंसर है सांख्य दर्शन, और दोस्तों ये सबसे प्राचीन दर्शन है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, तो देखो दोस्तों इसका सही आंसर है अतरंजी खेड़ा। अब आपको ये नाम बिल्कुल नया नया लग रहा होगा, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो दोस्तों अतरंजी खेड़ा जो है वो प्रागैतिहासिक काल का एक स्थल है जो कहां पर है, यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है। ठीक है, कहां पर, गंगा की सहायक नदी काली नदी के तट पर। समझ आया। अब इस स्थल की खोज किसने की थी, तो मित्रों इस स्थल की खोज 1961 और 62 के मध्य में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अब अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है, तो दोस्तों ये भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह कौन है, तो उसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। देखो दोस्तों मैं इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, तो मित्रों पूरे ध्यान से इस वीडियो को सुने और समझें और याद कर लें, क्योंकि हम ये सिर्फ कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इन क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हमारा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना तो गलत होना चाहिए ना ही छूटना चाहिए। समझ आया आपको, तो पूरे विस्तार से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखें, समझें और पढ़ें। ठीक है, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, मैंने आपको अतरंजी खेड़ा बता दिया कहां पर है, इसके खोजकर्ता बता दिए, कब खोज हुई ये भी बता दिया, किस नदी के तट पर यह स्थल है ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, और यहाँ पे लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले। ठीक है, एकदम नया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा की थी कि सामवेद जो है वो किस वेद पर आधारित है, तो मैंने बताया था ऋग्वेद पर। उल्टा पूछ लिया कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सामवेद। समझ आया। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो दोस्तों अब आपको ये लग रहा होगा प्रस्थान त्रयी क्या चीज है, तो दोस्तों तो हमें जीवन जीने के लिए जिन सिद्धांतों पर चलना है, तो उन किताबों को, जिन किताबों में ये नियम लिखे हुए हैं, ठीक है, उन किताबों को हम, तो हमारे जीवन जीने के लिए जिन मार्गों पर हम प्रस्थान करते हैं, तो उन नियमों का उल्लेख जिन किताबों में है, जिन पुस्तकों में है, उन पुस्तकों को प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। तो उन प्रस्थान त्रयी में कौन कौन शामिल है, तो देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे ध्यान से सुने। तो वो 3 पुस्तकें, पहली भगवत गीता, दूसरी ब्रह्मसूत्र
और तीसरी है उपनिषद। ठीक है, अब इसमें कौन सी नहीं है? भागवत। तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो होगा भागवत। ठीक है, भागवत। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद के बारे में। तो प्रस्थान त्रय में इनको किस किस नामों, किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो देखो, भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहा जाता है और दोस्तों उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहा जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, नया जानने को मिला होगा आपको दोस्तों, तो याद रखें। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मीमांसा से, और मीमांसा में आपको बता चुका हूं, दो हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बदरायन है। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है, नई जानकारी मिल रही है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड। देखो, अथर्ववेद, तो देखो मैंने अभी बताया था, एक और क्वेश्चन आया था उसमें, अथर्ववेद में औषधि, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, रोग निवारण, ठीक है, विवाह, गृह निर्माण, प्रणय, जादू टोना, वशीकरण इत्यादि चीजों का उल्लेख है। ठीक है, मतलब इतनी सारी बातों का मैंने आपको बताया है, इनका उल्लेख अथर्ववेद में है। तो अब इसमें क्वेश्चन में मैच से क्या मैच करेगा? तो देखो, अथर्ववेद मैच करेगा औषधियों से संबंधित। ठीक है, ऋग्वेद, देखो ऋग्वेद में श्लोक, प्रार्थनाएं, सूक्त, ऋचाएं, इनकी रचनाएं की गई थी। किस लिए? ईश्वर की महिमा, भक्ति का ज्ञान कराने के लिए, भक्ति भावना बढ़ाने के लिए। तो ऋग्वेद का जो संबंध है वो है ईश्वर महिमा से। ठीक है, अब देखो यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ और बलिदान का उल्लेख है। ठीक है, तो ये मैच करता है हमारा, ये इसका मिलान होता है बलिदान विधि से। और लास्ट है दोस्तों सामवेद, संगीत का जनक, तो मिलान होता है संगीत से। बहुत ईजी है, मैच कर लेते हैं ऑप्शन में। ए दोस्तों ए 3 से और बी जो है 1 से, तो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों पहला, सी 2 से और डी 4 से। ठीक है, आगे बढ़े। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये आपको ही पता है दोस्तों, ये पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो मैंने अभी बताया यज्ञ और बलिदान से कौन सा वेद संबंधित है दोस्तों? वो है यजुर्वेद। ठीक है, आगे बढ़े। वैदिक युगीन सभा दोस्तों मंत्री परिषद थी। ठीक है, आगे बढ़े। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। दोस्तों वैदिक युग में गणतंत्र शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों कई बार आ चुका है क्वेश्चन और आपको भी याद होगा ये, तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो मैंने बताया था आपको सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है दोस्तों? सांख्य दर्शन, जिसके प्रतिपादक कपिल मुनि है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सांख्य। आगे बढ़े। क्वेश्चन 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो हम पढ़ रहे हैं वैदिक युग, वैदिक युग पढ़ रहे हैं, और ये सारे दर्शन हमने इस वैदिक युग में ही पढ़े हैं, तो इसका सही आंसर भी वैदिक युग में ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो ऐसा कौन सा काम है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लोहार, लोहारगिरी आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई। ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन अपना सुमिलित करना है दोस्तों। सूची फर्स्ट दे रखी है उपवेद, और सूची जो सेकंड दे रखी है दोस्तों वेद दे रखे हैं। तो कुछ किस वेद का उपवेद कौन सा है, इसका हमें मिलान करना है। तो देखो आयुर्वेद किसका उपवेद है दोस्तों? ऋग्वेद का, याद रख लें। धनुर्वेद दोस्तों यजुर्वेद का, और गंधर्ववेद जो है दोस्तों वो है सामवेद का, और लास्ट है शिल्पवेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद से। तो दोस्तों ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? पहला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों। इसी के साथ हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं पिछले वीडियो को मिला के, और अब अभी क्वेश्चन शेष हैं। अभी हम आगे के भाग में, अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, समझ में आया हो दोस्तों, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब